मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। तत्वार्थ सूत्र नामक महाशास्त्र और इस तत्वार्थ सूत्र शास्त्र के तीसरे अध्याय के आधार पर हमारी चर्चा चल रही है और इसमें मध्यलोक का वर्णन हम देख रहे हैं। मध्यलोक में असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। उन असंख्यात द्वीप समुद्रों में सबसे पहला अथवा सबसे बीच में एक जम्बू नाम का द्वीप है। वो जम्बू द्वीप 1,00,000 योजन व्यास वाला है। 1,00,000 योजन के उस जम्बू द्वीप में 6 महापर्वत हैं, हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी और शिखरिन। इन 6 पर्वतों के कारण ये जम्बू द्वीप 7 क्षेत्रों में विभाजित हो गया। वो 7 क्षेत्र कौन कौन से हैं? भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हिरण्यवत और ऐरावत। और इन 6 पर्वतों पे ही 6 सरोवर हैं, पद्म, महापद्म, तिगिंच, केसरी, महापुंडरीक और पुंडरीक। और इन 6 सरोवरों से 7 क्षेत्रों में 14 नदियां, गंगा, सिंधु आदि 14 नदियां वहां बहती हैं। इस जम्बू द्वीप के बीचों बीच पूरे 3 लोक का माप करने वाला एक सुमेरु नाम का पर्वत है। यानी इसको मेरु क्यों कहते हैं कि ये माप करता है। किसकी माप करता है? कि पूरे 3 लोक के विभाजन का आधार, 3 लोक में ये लोक के 3 पार्ट्स कैसे हुए, तो ये 3 लोक का ये जो पार्ट्स हुए हैं, ये विभाजन किसके आधार पे किया? इस मेरु पर्वत के आधार पर ये विभाजन किया गया है। ये मेरु पर्वत के नीचे का हिस्सा अधोलोक है, मेरु पर्वत के ऊपर का हिस्सा ऊर्ध्वलोक है और मेरु पर्वत जितना है उतना वो पूरा मध्यलोक है। तो ऐसा 3 लोक के विभाजन का आधार होने से या 3 लोक की माप का आधार होने से इसको मेरु कहते हैं। संस्कृत में इस तरह से निरुक्ति से अर्थ निकालते हैं। तो मेरु क्या कि जो माप करे वो मेरु। तो वैसे मेरु पर्वत का पर्यायवाची भी है, पर्वत को ही मेरु कहते हैं, लेकिन संस्कृत से यदि उसका निरुक्ति से अर्थ निकालते हैं तो मापने वाला होने से इसको मेरु कहते हैं। इस सुदर्शन मेरु के बहुत सारे नाम शास्त्रों में अन्य 15-16 नाम और दिए हैं, लेकिन जो फेमस नाम है सुमेरु नाम सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। सुमेरु पर्वत के नाम से सब जानते हैं और इसका पूरा नाम है सुदर्शन मेरु। सुमेरु तो वो सुदर्शन मेरु का सु ले लिया और मेरु का मेरु, तो वो हो गया है सुमेरु पर्वत। वैसे पूरा नाम इसका है सुदर्शन मेरु। तो ये सुमेरु पर्वत की रचना हमने देखी। इस सुमेरु पर्वत पर कुल कितने अकृत्रिम जिनालय हैं? सुमेरु पर्वत पर कुल कितने अकृत्रिम जिनालय हुए? देखिए 4 हमने देखे। सबसे पहले नीचे एक वन आया, सबसे पहले नीचे एक वन है, उसका नाम है भद्रसाल वन। उस भद्रसाल वन की चारों दिशाओं में 4 अकृत्रिम जिनालय। फिर 500 योजन ऊपर गए नंदन वन में, नंदन वन की 4 दिशाओं में 4 अकृत्रिम जिनालय। तो 4 और 4 कितने हो गए? 8। फिर 62,500 योजन ऊपर गए सौमनस वन में, सौमनस वन की 4 दिशाओं में 4 जिनालय। 8 और 4 कितने हो गए? 12। और फिर 36,000 योजन ऊपर गए पांडुक वन में, और पांडुक वन की
चारों दिशाओं में एक एक जिनालय, तो 4 हो, तो 12 और 4 16। कांता आंटी कुछ पूछना है आपको? अब चालू करके देखिए आवाज। अभी नहीं खुल रहा वो, रुकिए। अब चालू करिए। अब आप चालू नहीं कर पा रहे, बाद में पूछिएगा। हाँ बोलिए, बोलिए कांता आंटी, बोलिए। चालू हो गया? हाँ चालू हो गया, अब ठीक है। और भी चेहरा नहीं दिख रहा आपका? मेरा चेहरा नहीं दिख रहा, और सबको दिख रहा है? तो आपका फोन, आपके फोन में कुछ आगे पीछे करके देखिए, मुझे लगा कि चलिए। तो टोटल सुमेरु पर्वत पर टोटल हो गए हैं 16। एक 1 में 4 और टोटल 1 है उसमें 4, तो 4 4 जा 16, 4 चौक 16। 16 अकृत्रिम जिनालय सुमेरु पर्वत पे हैं। देखिए हम ये मध्य लोक में कुल 458 अकृत्रिम जिनालय हैं। 458 ये 458 अकृत्रिम जिनालय हैं। तो उनमें से अभी तक तो हमने देखे हैं हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी, शिखरी, ये 6 कुलाचलों पर 6 अकृत्रिम जिनालय। ठीक है। और उसके अलावा अभी हमने देखा है विजयार्थ पे एक भरत का विजयार्थ और एक ऐरावत का विजयार्थ। अभी ये 2 ही देखे हैं, वैसे विजयार्थ के टोटल 34 होंगे, वो हम देखेंगे आगे। और उसके बाद में हमने अभी देख लिए ये सुमेरु पर्वत संबंधी 16। ठीक है, ये संख्याएं याद रखनी है हमको, हम टोटल करेंगे, फिर इसका कौन कौन से हैं बार बार में हम रिवाइज भी करते जाएंगे तो याद हो जाएगी अपने को। अभी ये 16 अकृत्रिम जिनालय सुमेरु पर्वत के हैं। कल मैंने एक चित्र भेजा था आप लोगों को ग्रुप पे पांडुक शिला का, तो वो कल हमने जो पांडुक वन की रचना देखी थी, ये पांडुक वन है, और ये पांडुक वन में बीच में है ये चूलिका, और चारों दिशाओं में अकृत्रिम जिनालय हैं। ये यहाँ समझ लीजिए अकृत्रिम जिनालय हैं। और इस अकृत्रिम जिनालय के अलावा भी उस फोटो में आपको यहाँ कुछ दिख रहा होगा, वो सब जो मैंने आपको बताया था कि देवादिक के वो पिकनिक स्पॉट हैं। तो उन पिकनिक स्पॉट्स में उनकी बराबर पूरी सिस्टम है कि वो किस तरह से वहाँ कौन कौन बैठता है, कहाँ कौन सी दिशा में कहाँ कौन सी देवियां बैठती हैं, कहाँ कौन से जाति के देव बैठते हैं, कहाँ कौन सी जाति के देव हैं, उनका पूरा एक सिस्टम है, वो वहां पर वो चित्र में बनाया हुआ है। तो ये अकृत्रिम जिनालय हैं। और उसके बाद में जो विदिशाएं हैं, उन विदिशाओं में शिलाएं हैं। वो जो चित्र है उसमें थोड़ा सा वो प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो अपन ने देखा था ये जो ईशान दिशा है, ईशान दिशा वाली शिला का नाम है पांडुक शिला। यहाँ पर जो शिला बनी हुई है, ये शिलाएं इस तरह से है, नीचे से है अर्धचंद्राकार और ऊपर से है ये रेक्टेंगुलर आयताकार, 100 योजन लंबी और 50 योजन चौड़ी, इस तरह की ये शिलाएं हैं। तो ये चारों दिशाओं में ऐसी समझ लीजिए ये शिलाएं हैं। तो यहाँ पर है ये पांडुक शिला, जहां पर भरत क्षेत्र के तीर्थंकरों का अभिषेक होता है ईशान दिशा में। आग्नेय दिशा में पश्चिम विदेह क्षेत्र के तीर्थंकरों का जन्माभिषेक होता है, इसका नाम है पांडुक कंबला। ये जो पांडुक शिला है ये गोल्डन की यानी गोल्ड की है, गोल्डन कलर की है, स्वर्णमयी है पांडुक शिला। और ये जो पांडुक कंबला शिला है ये है सिल्वर की, चांदी के समान, चांदी की है और उसके समान ही ऐसे सफेद चमकती भी ये पांडु कंबला शिला है। फिर ये ईशान, आग्नेय, फिर ये नैऋत्य दिशा में
नैऋत्य दिशा में है रक्तशिला, उसमें रक्त कंबला छपा है, वो आप ठीक कर लीजिएगा, वो उसमें मुझे करेक्ट करना नहीं आता था फोटो में। तो ये है रक्तशिला, और यहाँ रक्तशिला पे होता है ऐरावत क्षेत्र के तीर्थंकरों का जन्माभिषेक। और ये जो वायव्य दिशा है, वायव्य दिशा में है रक्त कंबला, रक्त कंबला नाम की शिला है, यहाँ पर होता है पूर्व विधेय के तीर्थंकरों का जन्माभिषेक। तो ये पांडुक शिला है स्वर्ण की, ये है चांदी की, और जो रक्त शिला है ये तपाए हुए सोने के समान रक्त वर्ण की, तपाए, जैसे अपना निषद पर्वत था तपाए हुए स्वर्ण के समान, वैसा ही ये रक्त शिला है तपाए हुए स्वर्ण के समान। और रक्त कंबला जो शिला है ये उसमें लिखा है ऐसा कि लोहिताक्ष, लोहिताक्ष का मतलब है, फिर उसमें लिखा है साथ में श्याम वर्णी, यानी थोड़ा ब्लैकिश। लोहिताक्ष की, लोहिताक्ष कोई मणि कुछ होती होगी, और वो श्याम वर्णी लिखा है, समझ लीजिए ब्लैक कलर की ये शिला है। तो इस तरह से इनके कलर्स भी बताए हुए हैं। और यहाँ पर इनको याद करने का क्या तरीका है, अपने को पहले पांडुक शिला अपन याद कर लें, इधर ईशान दिशा में पांडुक शिला है, इसके ऐसा क्रॉस जाएंगे तो ऐरावत है, भरत ऐरावत, यहाँ भरत क्षेत्र की है तो इसके क्रॉस में हो जाएगी ऐरावत क्षेत्र की, इधर पूर्व विदेह की है तो इसके क्रॉस में हो जाएगी पश्चिम विदेह की। जिसको जैसे याद हो जाए वो अपने हिसाब से याद कर सकते हैं। अब ये जो शिलाओं में हमने कल देखे थे कि 3 प्रकार के वहाँ आसन, यानी 3 वहां पर वेदियां बनी हुई हैं, और उसमें 3 प्रकार के आसन हैं, 3 प्रकार नहीं 2 प्रकार के आसन हैं। 3 ऐसे पीठ बनी हुई है, पीठ मतलब जैसा वही गोलाकार, जैसा फ्लैग में होता है, नीचे एक चौड़ा, फिर ऊपर उसके थोड़ा छोटा सर्किल, जैसा हमने सुमेरु पर्वत की रचना में देखा, उसी तरह की यहाँ उसको पीठ शब्द भी बोलते हैं, उसी तरह की यहाँ ऐसी रचना है, इस तरह की, समझ लीजिए, दिख रही है आप लोगों को। और फिर उस पीठ पर एक एक 3 पीठ हैं, फिर एक एक पीठ पर एक एक, बीच वाली पीठ पर है उसे बोलते हैं सिंहासन, और जो दोनों साइड्स हैं उत्तर और दक्षिण, दोनों साइड में 2 हैं वो भद्रासन कहलाते हैं। दक्षिण साइड में सौधर्म इंद्र खड़े होते हैं, उत्तर साइड में ईशान इंद्र खड़े होते हैं, और बीच में जो सिंहासन है उस सिंहासन पर बाल तीर्थंकर को विराजमान करके उनके जन्म का अभिषेक करते हैं। और वो जो कलश होते हैं वो कलश भी यहीं 1008 कलश यहाँ पांडुक शिला पर वो कलश रखे होते हैं, और यहीं से वो आधे 1008 के आधा कितना हुआ है 504 कलश सौधर्म इंद्र समझ लीजिए मस्तक पे धार डालते हैं, और 504 कलश ईशान इंद्र मस्तक पर धार डालते हैं। और वो कलश कितने बड़े बड़े होते हैं कि 8 योजन का उनकी मोटाई होती है, और बीच में कलश ऐसा पेट उसका समझ लीजिए जो वो है 8 योजन गहराई वाला, और 1 योजन का उसका मुंह होता है। यहाँ योजन कौन सा लेना है, वो 4 कोस का 1 योजन, छोटा वाला योजन लेना है, तो भी 12 किलोमीटर का उस कलश का मुंह है। अब 12 किलोमीटर का कलश का मुंह है, तो धारा कितनी बड़ी, कितना सारा पानी एक साथ आता होगा। तो तीर्थंकर की, बाल तीर्थंकर की भी शक्ति कितनी अतुल्य होती है कि उतना पानी एक साथ वो सहन कर लेते हैं। ये बात अपनी पांडुक शिला के संबंध में हो गई है। और अब इसके बाद में चुलिका की भी बात हो गई थी, 40 योजन की ऊंचाई है और वो इंद्रनील मणि में है। इतना ही अपने को इसमें देखना है। अब आगे हम बढ़ते हैं, इस सुमेरु पर्वत के साथ जुड़े हुए हैं गजदंत पर्वत। देखिए, सुमेरु पर्वत को हाथी की उपमा दी जाती है शास्त्रों में। तो सुमेरु पर्वत हाथी है, तो हाथी के जिस प्रकार दांत निकले हुए होते हैं ऐसी शेप में, हाथी दांत की शेप सबको ख्याल में है, इस तरह से हाथी दांत की जैसे शेप होती है, उसी शेप के ये 4 पर्वत इस सुमेरु पर्वत से जुड़े हुए हैं। देखिए, पहले अपन इसमें चित्र में देख लेते हैं वो किस तरह की शेप है।
ये देखिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये अपना जम्बूद्वीप का नक्शा है। ये बीच में सुमेरु पर्वत दिखाई दे रहा है। ये सुमेरु पर्वत है। यहाँ नीचे इसके बीच में लिखा है 16 चैत्यालय। वो 16 चैत्यालय हमने देख लिए हैं। अब इस सुमेरु पर्वत से ऐसा ये आपको इस तरह से चंद्राकार कुछ डिजाइन दिख रही है, इधर और इधर, और इसी तरह से नीचे भी इस तरह से चंद्राकार ये जो डिजाइन दिख रही है। तो एक्चुअल में ये पूरा ऐसा इकट्ठा चंद्राकार नहीं है। ये ब्लू कलर में इधर से इधर तक ये एक पर्वत है। हाथी दांत की शेप का ये एक पर्वत है। इन्हें बोलते हैं गजदंत पर्वत। ये एक ब्लू कलर का है, एक ये गोल्डन कलर का है, एक फिर ये रेड कलर का है, और एक ये चांदी का व्हाइट कलर का है, सिल्वर कलर का। तो ये 4 गजदंत पर्वत इस तरह से सुमेरु पर्वत से जुड़े हुए हैं। और इन गजदंत पर्वतों का किस तरह से देखिए, अगर ये हम इस पे बनाएंगे तो ये सुमेरु, जैसे पहले ये अपन ने देख लिया, ये विदेह क्षेत्र का एरिया, ये अपना है विदेह क्षेत्र का एरिया। इसके बीच में ये सुमेरु पर्वत, ये सुमेरु पर्वत, ये इधर तो विदेह क्षेत्र है, ये बीच का एरिया, ये सुमेरु पर्वत है। अब इस सुमेरु पर्वत से जुड़े हुए ये यहाँ है नील पर्वत, और ये यहाँ है निषद पर्वत। दिख रहा है आप लोगों को बोर्ड पे? अभी ये सुमेरु पर्वत से जुड़े हुए इस तरह से, यहाँ से पर्वतों से जुड़े हुए और यहाँ से सुमेरु पर्वत से जुड़े हुए, इस तरह से ये 2, 3 और ये 4, इस तरह से ये 4 पर्वत हैं। डबल है ये लाइन इसकी, समझ लीजिए इस तरह से। ये पर्वत हैं। इन पर्वतों को कहते हैं गजदंत पर्वत। ये सुमेरु से यहाँ टच किए हुए हैं, यानी ये जो इनकी हाइट कितनी है, सुमेरु पर्वत की तरफ से इनकी हाइट है, जो नंदनवन है, नंदनवन कितना ऊंचा है? नंदनवन है 500 योजन ऊंचा। तो 500 योजन तो इधर मेरू की तरफ से इनकी हाइट है, मेरू की तरफ से 500 योजन हाइट है। और फिर ये ऐसे जाते हुए हाइट कम होती गई है, और जो इधर पर्वत है, इधर नील पर्वत और इस तरफ है निषद पर्वत, तो इधर जाते हुए इनकी हाइट कम होती भी गई है। तो यहाँ से है 400 योजन हाइट वाला, और मेरू की तरफ से है 500 योजन हाइट वाला। दोनों की हाइट इस तरह से स्लांटिंग होती भी गई है। दोनों तरफ इनकी हाइट अलग अलग तरह से है। एक तरफ 500 योजन है, एक तरफ 400 योजन है। और इन पर्वतों के नाम हैं, ये जो पर्वत है इस तरफ, इसे बोलेंगे हम सुमेरु पर्वत के पूर्व की तरफ, पूर्वोत्तर साइड में इसका नाम है माल्यवान, और ये नीलमणि में ब्लू कलर का है। पहले पर्वत का है इसका माल्यवान, और फिर दूसरे का है सोमनस, इधर नीचे वाले का है सोमनस, फिर विद्युत प्रभ। देखिए यहाँ अपना ये जो चित्र है ना, इसमें नाम लिखे हुए भी हैं। थोड़ा सा और बड़ा करती हूँ मैं इसको, ये देखिए यहाँ नाम लिखे हुए हैं। ये रेड कलर वाला विद्युत प्रभ है, और ये इधर वाला है, इसका नाम है गंधमादन। ये 4 प्रकार के ये 4 गजदंत पर्वत हैं। इन गजदंत पर्वतों की ऊंचाई मेरू की तरफ 500 योजन हाइट है, और निषद और नील पर्वतों की तरफ इनकी हाइट है 400 योजन। और ये जो पर्वत हैं, इस पर्वत के कारण ये जो बीच का हिस्सा है, सुमेरु पर्वत के ये बीच का हिस्सा है, ये इस तरह से 2 पार्ट्स में बट गया। ये एक ऊपर का पार्ट और एक नीचे का पार्ट। देखिए आप चित्र में देखिए, नक्शे में यहाँ स्क्रीन पे, ये एक ऊपर का पार्ट हो गया है,
और एक ये नीचे का पार्ट हो गया है। इस तरह से दो भागों में ये बट गया है। और ये जो भाग बने हैं ये भाग है भोग भूमि के। ऊपर वाला जो हिस्सा हमको दिखाई दे रहा है उत्तर की तरफ वाला, उसका नाम है उत्तर कुरु, उत्तम भोग भूमि है, शाश्वत भोग भूमि है। हमने जघन्य भोग भूमि और मध्यम भोग भूमियां देखी है, हेमवत और हरि क्षेत्र, हेमवत क्षेत्र और एक हरि क्षेत्र, इसी तरह से रम्य क्षेत्र और हिरण्यवत क्षेत्र, वो भोग भूमियां हैं, जघन्य और मध्यम भोग भूमियां। अब ये है देवकुरु और उत्तर कुरु। उत्तर कुरु है ये उत्तर वाला जो हिस्सा है, यानी नील पर्वत के नीचे और यानी नील पर्वत के दक्षिण में और सुमेरु पर्वत के उत्तर में। और जो सुमेरु पर्वत के दक्षिण में और निषद पर्वत के उत्तर की जो जगह है वो कहलाती है उत्तर कुरु। ये दोनों ही उत्तम भोग भूमियां हैं। उत्तम भोग भूमि और मध्यम और जघन्य क्या है वो हम देखेंगे बाद में, पर शब्दों से भी हमें समझ में आ रहा है। उत्तम यानी वो सुपीरियर होगा, अच्छा होगा, मध्यम थोड़ा मीडियम है और जघन्य यानी सबसे लोएस्ट है भोग भूमियों में। तो ऐसे 3 प्रकार की भोग भूमियां होती हैं। उसमें सबसे उत्कृष्ट जो उत्तम भोग भूमियां हैं ये दोनों यहाँ भोग भूमियां हैं। इन भोग भूमियों में कल्प वृक्ष आदि होते हैं और कल्प वृक्षों से सारी व्यवस्था होती है। देखिए यहाँ आपको बीच में इस तरह की डिजाइन दिख रही है, ये ऐसी, ये बाउंड्री वॉल जैसी, ईंटों की दीवार जैसी, कुछ ऐसा डायमंड जैसी जो शेप है, क्या बोलेंगे अपनी हिंदी भाषा में शक्कर पारे जैसी जो शेप है, ये ऐसी जो शेप है ये भद्रसाल वन है। ये पूरी जो शेप है इस तरह की, ये भद्रसाल वन का एरिया है। और इस भद्रसाल वन के एरिया के बाहर वाली जो जगह है ये है उत्तर कुरु। और इधर भी वही भद्रसाल वन को छोड़कर जो जगह है वो है देवकुरु। यहाँ इस जो ये पर्वत है, तो ये सबसे जो ब्लू कलर का दिख रहा है इसका नाम है माल्यवान गजदंत पर्वत। इस माल्यवान गजदंत पर्वत पर, इस पर 9 कूट हैं। जो माल्यवान गजदंत पर्वत है इस पर 9 कूट हैं। और जो इधर वाला है विद्युत प्रभ रेड कलर वाला, इस पर भी 9 कूट हैं। देखिए यहाँ बनी हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 कूट माल्यवान पर हैं और 9 कूट विद्युत प्रभ पर हैं, इस साइड वाला और ये दक्षिण साइड वाला। और जो ये सोमनस और इधर वाला गंधमादन, ये जो 2 गजदंत पर्वत हैं इन पर 7 कूटे हैं, 7 बनी हुई हैं यहाँ। तो इनमें जो सुमेरु पर्वत की साइड वाली फर्स्ट कूट है, चारों ही पर्वतों में सुमेरु पर्वत की साइड वाली जो फर्स्ट कूट है उस पर अकृत्रिम जिनालय हैं। ये भी अपने काउंटिंग में आते हैं। 4 यानी एक गजदंत पर्वत संबंधी 4 गजदंत पर्वत संबंधी 4 अकृत्रिम जिनालय। तो ये जो सुमेरु पर्वत की साइड वाली ये सिद्धायतन या सिद्धकूट है, इन पर अकृत्रिम जिनालय हैं। तो एक अकृत्रिम जिनालय माल्यवान पर, एक सोमनस पर, एक विद्युत प्रभ पर और एक गंधमादन पर। इस तरह से 4 गजदंत पर्वतों पर 4 अकृत्रिम जिनालय हैं। बाकी जितनी कूट हैं जिनमें 9 हैं उनकी बची हुई 8, और जिनमें 7 हैं उनमें बची हुई 6 पर वही व्यंतरादिक देव और भी अन्य देव वगैरह वहां पर रहते हैं। और उन देवों के जो स्थान हैं वहां पर भी अनेक प्रकार के अकृत्रिम जिनालय वहां पर होते हैं। वर्षा भाभी अभी बाद में मैं आपको चालू करूंगी, अभी फिर डिस्टरबेंस होता है। तो इस तरह से ये अकृत्रिम जिनालय यहाँ है। हम ये जो भी पर्वत वगैरह जो भी देख रहे हैं तो मुख्य रूप से जहां जहां अकृत्रिम जिनालय हैं वो रचनाएं हम देख रहे हैं। तो ये सुमेरु पर्वत से जुड़े हुए हाथी दांत के समान के आकार वाले ये 4 गजदंत पर्वत हैं। और ये गजदंत पर्वत सुमेरु पर्वत से जुड़े हुए हैं इधर से, और इधर से 2 गजदंत पर्वत नील पर्वत से जुड़े हुए हैं और 2 गजदंत पर्वत निषद पर्वत से जुड़े हुए हैं। तो निषद पर्वत से जहां जुड़े हुए हैं, क्योंकि निषद और नील पर्वत कितनी हाइट वाले हैं, निषद और नील पर्वत हैं वो 400 योजन की हाइट वाले हैं। और सुमेरु पर्वत से जो ये जुड़े हुए हैं वो नंदनवन से जुड़े हुए हैं। तो नंदनवन है 500 योजन की हाइट पर, इसलिए नंदनवन की तरफ से ये 500 योजन ऊंचे हैं। और फिर थोड़ा स्लांटिंग होते हुए इनकी हाइट कम होते हुए, और जब निषद और नील पर्वतों की तरफ ये पहुंचते हैं
तो ये 400 योजन की इनकी हाइट रह जाती है। विदेह क्षेत्र में जो 2 नदियां बहती हैं, वो 2 नदियों के नाम है सीता और सीतोदा। तो वो सीता और सीतोदा नदियां जो यहाँ विदेह क्षेत्र में बहती हैं, वो नदियां भी इन पर्वतों के बीच में से, यानी उनकी गुफाओं में, जैसे गंगा और सिंधु नदी हमने देखा था विजयाट की गुफा में से गई थी, पास आउट हुई थी, वैसे ही ये सीता और सीतोदा नदी भी, ये 2 गजदंत पर्वत, ये जो ब्लू कलर वाला है माल्यवान गजदंत पर्वत, और जो रेड कलर वाला दिख रहा है विद्युत प्रभ गजदंत पर्वत, इन 2 गजदंत पर्वतों में गुफा है। उन गुफाओं में से ये पास आउट होकर विदेह क्षेत्र में बहती हुई फिर लवण समुद्र में मिलती हैं। यहाँ ये जो उत्तर कुरु भोग भूमि है, उत्तर कुरु में और देव कुरु में यहाँ भोग भूमि की व्यवस्था है, और भोग भूमि के मनुष्य और तिर्यंश वहां रहते हैं। भोग भूमियों में देव नहीं रहते, भोग भूमि के स्थान पर मनुष्य और तिर्यंश रहते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए आपको ग्रीन कलर का एक वृक्ष जैसा दिखाई दे रहा है। उत्तर कुरु भोग भूमि में उत्तर पूर्व की तरफ, यानी उत्तर कुरु जो भोग भूमि बनी है, तो यहाँ पूर्व साइड यानी राइट हैंड साइड पर, और उत्तर की तरफ यानी अपने शब्दों में कहें तो ऊपर की तरफ, ये एक वृक्ष दिखाई दे रहा है। ये वृक्ष पृथ्वी का एक वृक्ष है। पृथ्वी का एक यानी वृक्ष के जैसा रत्नों का बना हुआ एक वृक्ष है, और इस वृक्ष का नाम है जम्बू वृक्ष। इस जम्बू वृक्ष के कारण ही इस द्वीप का नाम जम्बू द्वीप पड़ा है। जैसे ये प्रश्न है, समझ लीजिए आप लोगों के लिए, कि जम्बू द्वीप का नाम जम्बू द्वीप क्यों पड़ा, तो उसका जवाब है कि यहाँ जम्बू द्वीप में उत्तर कुरु भोग भूमि में एक जम्बू नाम का वृक्ष है, और इस जम्बू वृक्ष के कारण ही इस द्वीप का नाम जम्बू द्वीप पड़ा है। इसी तरह से ये दक्षिण की तरफ, दक्षिण पश्चिम की साइड, यहाँ ये पश्चिम दिशा हो गई, और इसमें दक्षिण साइड में एक शालमली नाम का वृक्ष है। जैसा ये वृक्ष है वैसा ही एक शालमली नाम का वृक्ष है। वही पृथ्वी का एक रत्नमय, इनकी जो नींव है वो वज्र की, जो जड़ें हैं वो वज्र की, इनकी शाखाएं, पत्ते सब अलग अलग उसी कलर की मणियों के, जैसे पत्ते ग्रीन होते हैं तो ग्रीन कलर की मणियों के पत्ते हैं, जो तना है वो तने के कलर का मणियों का है। इस तरह का ये पूरा पृथ्वी का एक ये वृक्ष है, और इस वृक्ष पे 4 बड़ी बड़ी शाखाएं हैं। वही पृथ्वी का एक शाखाएं हैं। बहुत बड़ा ये वृक्ष है, इसकी नापतोल अभी अपन देखेंगे। ये इस वृक्ष पे 4 बड़ी बड़ी शाखाएं हैं। तो उसमें उत्तर दिशा वाली जो एक शाखा है, उस उत्तर दिशा वाली शाखा पर अकृत्रिम जिनालय है। आप समझिए पेड़ के ऊपर, अब वो पेड़ के ऊपर जिनालय कैसे हो सकता है, ऐसे सुनते हैं हम तो ऐसे हमको आश्चर्य लगता है, लेकिन ये पृथ्वी का एक पेड़ है, पृथ्वी का एक वृक्ष है, और बहुत बड़ा विशाल है, और इसकी उत्तर साइड की एक जो विशाल बड़ी वाली शाखा है उसके ऊपर अकृत्रिम जिनालय है। ये भी हमारी काउंटिंग में आएंगे, जो हम 458 काउंट करेंगे उसमें जम्बू वृक्ष पे जो अकृत्रिम जिनालय है। इसी तरह से शालमली वृक्ष पे भी अकृत्रिम जिनालय है, और इन सभी अकृत्रिम जिनालयों की अभी हमने देखे 4 तो गजदंत पर्वतों पर, एक गजदंत पर्वत पर एक जिनालय, तो 4 तो गजदंत पर्वतों पर, एक जम्बू वृक्ष पर, एक शालमली वृक्ष पर, और सुमेरु पर्वत पे जो 16 अकृत्रिम चैतालय हैं। इन सभी की हम भाव पूर्वक यहीं से वंदना करते हैं। हम जा सकते हैं क्या? अभी मनुष्य यद्यपि जा सकते हैं, मनुष्यों के जाने में ऐसा निषेध नहीं है, लेकिन हमारे में उतनी शक्ति नहीं है। जो कोई विद्याधर हो अथवा रिद्धिधारी मुनिराज हो वो यहाँ जा सकते हैं, जाने का एकदम निषेध नहीं है, लेकिन हम लोग जरा सामान्य मनुष्य हैं, और अभी तो इस तरह की रिद्धियां इस काल में नहीं होती हैं, तो हम अभी नहीं जा सकते, इसलिए हम भाव पूर्वक ही इनकी वंदना करते हैं। इस तरह से ये यहाँ हुआ। मैं एक और आपको पीडीएफ दिखाती हूँ।
दिखा क्या आप लोगों को? नहीं आया, रुकिए एक मिनट। चलिए वो आ गया। अब देखिए ये जम्बू वृक्ष है, इसके नाम पर द्वीप का नाम जम्बू द्वीप पड़ा है। यहाँ उत्तर कुल छपा है, उत्तर कुरु होना चाहिए, उत्तर कुरु। देखिए ये सब पुस्तकों में कुछ ना कुछ ऐसा होता है, बहुत कोशिश करते हैं, बहुत बार प्रूफ रीडिंग होती है, फिर भी छपाई की मिस्टेक हो ही जाती है। तो हमको ही सावधानी से पढ़ना कितनी भी सावधानी से हम अपने हाथ से लिखते हैं, छपाई में देते हैं, कहीं ना कहीं गड़बड़े हो ही जाती हैं। तो यहाँ उत्तर कुल लिखा है, उत्तर कुरु। तो ये जम्बू द्वीप उत्तर कुरु की पश्चिम, जम्बू वृक्ष उत्तर कुरु की पश्चिम दिशा में है। पश्चिम नहीं है, पूर्व दिशा में होना चाहिए। हरित मणि में स्थिर स्कंद वाला पृथ्वी का एक वृक्ष है। इसमें 4 शाखाएं हैं, जिसमें उत्तर दिशा की शाखा में जिन भवन है और बाकी 3 शाखाओं पर व्यंतर देवों के भवन है। ये जम्बू वृक्ष सहित उसके परिवार वृक्ष कुल 1,40,120 हैं। जम्बू वृक्ष सहित, जैसे हमने जो वो देखे थे पद्म सरोवर में कमल, तो जैसे एक मुख्य कमल था, उस पे श्री देवी रहती थी, फिर उसके साथ में उसके चारों तरफ परिवार कमल थे। ऐसे ही ये जम्बू वृक्ष है, ये मुख्य वृक्ष है, और इसके साथ में इसके परिवार वाले वृक्ष और भी छोटे, हम बोलते हैं छोटे, लेकिन एक्चुअल में वो भी बहुत बड़े बड़े होते हैं, पर इससे थोड़े छोटे साइज वाले वृक्ष होते हैं, वो होते हैं 1,40,119, और एक ये जम्बू वृक्ष। तो ये सब टोटल प्लस करके हो जाएंगे 1,40,120। ये इतने सारे वृक्ष हैं, उन सब वृक्षों पर भी अकृत्रिम जिन प्रतिमाएं, जिन चैत्यालय, उन वृक्षों पर भी है, पर उनकी काउंटिंग में नहीं है। ये जो 1,40,119 जो एक्स्ट्रा हैं, अलग हैं, वो काउंटिंग में नहीं है। उन सब पर भी एक एक अकृत्रिम जिनालय है। जिस तरह से कि उन कमलों पर हमने देखा था पद्म सरोवर में, जितने कमल हैं उतने ही अकृत्रिम जिनालय वहां पर हैं, वैसे ही यहाँ जितने वृक्ष हैं उतने ही अकृत्रिम जिनालय यहाँ पर इनमें होते हैं। ये हुआ एक जम्बू वृक्ष की बात। अभी इस जम्बू वृक्ष के जैसा का जैसा ही शालमली नाम का वृक्ष है, तो वो शालमली वृक्ष भी सेम टू सेम, जैसा ये जम्बू वृक्ष है वैसे ही जम्बू वृक्ष के समान ही वो शालमली वृक्ष है। उसमें भी 4 शाखाएं हैं, और जो एक शाखा है उसकी दक्षिण साइड वाली शाखा, उस पर अकृत्रिम जिनालय है, और उसके भी परिवार वृक्ष 1,40,119। देखिए आप सोच रहे होंगे कभी 119 है, कभी 120 है, तो अगर हम कहेंगे परिवार वृक्ष, तो परिवार वृक्ष है 1,40,119, और उसमें एक वो जम्बू अथवा शालमली जो भी वृक्ष है उसको प्लस कर देंगे, तो फिर टोटल हो जाएंगे 1,40,120। 4 गजन पर्वतों से जो क्षेत्र बना, ये एरिया कहलाता है उत्तर कुरु, और ये एरिया कहलाता है देव कुरु। उत्तर कुरु में जम्बू नाम का वृक्ष है, और देव कुरु में ये उनकी जो जगह है वो जगह भी उनकी फिक्स है। जैसे उत्तर कुरु में इस जगह यहाँ पर जम्बू वृक्ष है, और देव कुरु में यहाँ पर शालमली नाम का वृक्ष है। जम्बू अपने बुक में भी लिखे होंगे नाम, और शालमली, ये 2 वृक्ष हैं, और इन दोनों वृक्षों के 2 अकृत्रिम जिनालय, एक जम्बू वृक्ष संबंधी और एक शालमली वृक्ष संबंधी, ऐसे 2 अकृत्रिम जिनालय हम 458 अकृत्रिम जिनालयों में जोड़ते हैं। देखिए अभी आप लोग पहले जिनको पूछना है, बोलिए वर्षा भाभी। भाभी वो जो आपने वो बताया था ना, जो पारिजात शेप है, चक्कर पारिजात थी, हाँ, उसके अंदर कौन सी है, उसमें वो वाली भूमि कौन सी आएगी जो अंदर वाली है भद्रसाल वन के अंदर? वो भद्रसाल वन का एरिया है, और भूमि वहाँ भूमि का ही रहेगा जहाँ तक है, ऐसे अलग से उसको, क्योंकि उसको भद्रसाल वन का एरिया कहा जाता है ना, उसको देवगुरु में गिनते हैं ना उसको उत्तर गुरु में गिनते हैं।
और वो वन का एरिया है, तो वहाँ देवादि की आके वहाँ क्रीड़ा वगैरह करते हैं। क्रीड़ा करना मतलब वो घूमना फिरना, वो देवलोक करते हैं। वहाँ कोई मनुष्य तिरंज रहते नहीं है, तो वो भद्रसाल वन का ही एरिया कहलाता है। जो परिवार वृक्ष है उसमें भी वहाँ पे भी देव रहते हैं। हाँ, परिवार वृक्षों पर भी देव रहते हैं और अकृत्रिम जिनालय भी है। और जो जम्बू शालमली वृक्ष हैं उन पर भी एक शाखा पर तो अकृत्रिम जिनालय है, बाकी और जो शाखाएं हैं और सब उस पे देव रहते हैं, विंतर देव वगैरह वहाँ पर रहते हैं। तो शालमली वृक्ष में कौन सी शाखा पे, वो चौथी शाखा, एक की शाखा? हाँ, शालमली वृक्ष में दक्षिण साइड वाली शाखा पर अकृत्रिम जिनालय है और जम्बू वृक्ष में उत्तर साइड वाली शाखा पर अकृत्रिम जिनालय है। भारती आंटी बोलिए। मैं बोल रही थी ये जो गजदंत पर्वत है और जो सीता और सीतोदा नदियां हैं, ये भद्रसाल वन में के थ्रू गुजर रही है ना? हाँ, वो अब हम आगे देखेंगे अभी नदियों की बात। वो भद्रसाल वन में होके फिर वहां से गुजरेंगी। और ये चारों पर्वत भी, गजदंत पर्वत हाँ, गजदंत पर्वत भी वो इस तरह से है ना, तो कुछ एरिया भद्रसाल वन में उसमें आएगा। इस तरह से वो भद्रसाल वन इस तरह से है, थोड़ा सा ऐसा इस टाइप से वो भद्रसाल वन है, तो वो भद्रसाल वन में से भी गुजरेगा। चलिए, ये आपको कुछ पूछना है नाम? फिर से बोलिए आंटी। हस्तिनापुर में इसकी भी रचना है, मैं जाने वाली हूँ हस्तिनापुर। हाँ, देखिए अपने मंदिरों में भी अगर जो छोटे पंचमेरु विराजमान होते हैं, छोटी साइज वाले, उनमें तो गजदंत नहीं होते हैं, लेकिन कई मंदिरों में, पुराने मंदिरों में बड़े साइज के मेरु पर्वत वहाँ पंचमेरु विराजमान होते हैं। जैसे अपने यहाँ बापूनगर के चैत्यालय में, हाँ, बापूनगर के चैत्यालय में है, और जो पुराने मंदिर शहरों में है, शहर में बड़ा मंदिर वगैरह में, तो वहाँ बड़े बड़े जो मेरु विराजमान है उनमें गजदंत पर्वत जुड़े हुए बने हुए होते हैं। आप लोग कभी यात्रा वगैरह गए होंगे, यात्राओं में भी बहुत जगह जो पुराने मंदिर जहाँ भी हैं, अगर वहाँ बड़े पंचमेरु विराजमान है बड़े साइज के, तो वहाँ गजदंत पर्वत जुड़े हुए होते हैं। देखिए, ये सब बातें चालू हो जाती है सबकी आवाज चालू करने से। चलिए, एक मिनट, मधुबा भी एक मिनट रुकिए आप। हाँ, मीना चाची बोलिए। एक मिनट रुकिए मीना चाची, पहले मैं सबको म्यूट कर रही हूँ, उसके बाद में आप अनम्यूट कर। हाँ, अब मैं नाम बोलूंगी, मुझे 2-3 लोगों का ख्याल में है किनको पूछना है, तो मैं नाम बोलूंगी, वही अनम्यूट करके पूछेंगे, उसके बाद में फिर आप वापस बोलेंगे। हाँ, मीना भाभी बोलिए। ये जो आपने बोला था भरत ऐरावत विद्यार्थी पर एक मंदिर अकृत्रिम चैत्यालय, हाँ, और फिर सुमेर पर्वत पे 16 हो गए, हाँ, और उसके बाद एक और बोला था आपने, वो कहाँ पर बोला था? और कहाँ पर? हिमवन आदि जो षट कुलाचल है ना, उन पर एक एक है, तो 6 वो हम वापस से लिखेंगे। अभी सारे पूरे हो जाएंगे ना अपने, तो अपन वापस से भी लिखेंगे, वो फिर से अपन लिखेंगे एक बार और। अभी कौन पूछ रहे थे? और मधु भाभी आपको पूछना है? मधु बाकलीवाल भाभी। चलिए, एक ये नाम नहीं है इस पे, ये चंद्रा आंटी हैं या रागिनी आंटी हैं, मैं कंफ्यूज हूँ नाम में, इनका हैंड रेज है। पूछना है आपको कुछ? हाँ, माल्यवान पे 9 है, सोमनस पे 7 है। हाँ, ये देखिए, ये माल्यवान है, ये वाला इधर वाला, ये माल्यवान पे 9 है, फिर इधर वाला जो सोमनस है, फिर विद्युत प्रभ पे वापस से 9 है, और जो गंधमादन है उस पे 7 है। इधर 9, फिर 7, फिर 9, फिर 7, इस तरह से कूट है।
चलिए, और किसको पूछना है? ये नाम बता दीजिए पर्वतों के। हाँ, माल्यवान है ये। मैं दिशा से बताती हूँ आपको। उत्तर पूर्व यानी ऊपर की तरफ राइट साइड वाला ये है माल्यवान। फिर दक्षिण पूर्व वो है सौमनस। फिर है दक्षिण पश्चिम वो है विद्युत प्रभ। और फिर है उत्तर पश्चिम गंधमादन। क्या नाम फिर से बताइए? गंधमादन। गंधमादन। अच्छा, गंधमादन। हाँ, और किसी को पूछना है? भाभी हवा में है क्या सभी? नहीं नहीं, हवा में नहीं है, बिल्कुल जमीन से टच करते हुए, जमीन से टच करते हुए ही है। यानी वो जो 500 योजन की हाइट कही है ना, या नंदनवन तक, तो नंदनवन तक तो हाइट है पूरा भद्रसाल वन से लेकर, और नंदनवन तक की हाइट इधर है सुमेरु की तरफ, और फिर घटते हुए 400 योजन की हाइट इधर की तरफ हुई है। हाँ, अनीता जी बोलिए। मैं बोल रही थी थोड़ी संख्या को ये बोलते हम लोग नहीं पाते हैं। संख्या बहुत जल्दी बोलते नहीं पाते हम लोग। संख्या थोड़ी संख्याएं होती है, अगर ठीक वगैरह है वो नहीं पाते, छूट जाता है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक ठीक। और किसी को पूछना है कुछ? अभी ये सारे मंदिर दीवार की शेप के ही है ना? हाँ, ये भी मतलब थोड़ा वो ऐसे स्लांटिंग हो रहे हैं, पर ऐसे सीधे ही हैं। यानी इस तरह हाइट में स्लांटिंग जा रहे हैं, क्योंकि इधर से देखिए कोई चीज इधर से तो इतनी ऊंची है 500 योजन की ऊंचाई, और इधर जाते जाते वो 400 योजन की हो रही है, तो ऐसे ऊपर से स्लांटिंग है, लेकिन साइड्स में से दीवार जैसे ही है। समझ में आ रहा है? ये जैसे ये पर्वत है, इधर सुमेरु पर्वत के पास में ये 500 योजन की हाइट वाला है पर्वत। अब ये इधर जाते जाते इधर नील पर्वत है, तो इधर जाते जाते थोड़ा इसकी हाइट कम हो जाएगी, लेकिन इस साइड से और इस साइड से, दोनों साइड से दीवार जैसा ही पर्वत है। नहीं आई बात समझ में? भाई पर्वत होगा तो एक तो उसमें ऊंचाई होगी और एक दोनों साइड वो होगी, तो ये इस तरह से समझिए ऐसा है पर्वत। तो अब ऐसा पर्वत है तो ऐसा दीवार जैसा ही है, पर इधर से ऊंचा ज्यादा है, इधर से ऊंचा कम है, ऐसा। आज कुछ आपको अनीता जी आज की कुछ छूट गई है आपकी संख्याएं, तो पूछ लीजिए। आवाज बंद है आपकी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए, और किस? क्या चीज है? 500 योजन की हाइट है ये जो गजदंत पर्वत है। इन गजदंत पर्वतों की हाइट मेरू पर्वत की तरफ 500 योजन है, और निषद और नील पर्वतों की तरफ 400 योजन है। गजदंत पर्वतों की जो हाइट है वो मेरू पर्वतों की तरफ 500 योजन, और निषद और नील पर्वतों की तरफ 400 योजन है। ये जो 4 गजदंत पर्वत है उनमें से 2 गजदंत पर्वत पे 9 कूट है, और 2 गजदंत पर्वत पे 7 कूट है। वो कूटों की संख्या बताई है। अपनी बुक में तो नहीं है ये गजदंत पर्वतों वाली बात। चलिए, 450 पड़े यहाँ पे। हाँ, निषद पर्वत और नील पर्वत 400 योजन ऊंचे हैं। 400
पूरा करें, पाठ करें। हो गया प्रश्न सबके? चलिए, पाठ से पहले मैं एक बात फिर से बोलिए अनीता जी, फिर जम्बू द्वीप में एक तो हेमवत क्षेत्र, हरी क्षेत्र, हेमवत, हरी, रम्यक और हिरण्यवत, और एक ये उत्तर कुरु, एक देव कुरु। उत्तर कुरु और देव कुरु। मुझे कहीं से डिस्टरबेंस आता है बार बार में। मध्य में हरि और रम्यक, हरि और रम्यक मध्यम है। हेमवत और हिरण्यवत ये है जगन्य, और उत्तर कुरु और देव कुरु ये दोनों हैं उत्तम। पहले कल की पूछिए, आप पूछिए। छुट्टी है ना कल की? अच्छा, कल रोड तीज है।